नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण साहित्य पर आधारित प्रैक्टिस पेपर 8 में। 7 पेपर अब तक हो चुके हैं। आज हम 8वां पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें संपूर्ण रूप से व्याख्या होगी। पूरा पेपर हल करने के बाद आप पाएंगे कि वास्तविकता में पेपर कुछ ऐसा ही आने वाला है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में आपने कई प्रश्न सीधे हमारे प्रैक्टिस सेट से पाया होगा। प्रैक्टिस सेट के बाद क्लास करवाई जाएंगी। प्रैक्टिस सेट इसलिए करवाए जा रहे हैं क्योंकि अब समय नहीं है। यूपी, टीजीटी और पीजीटी के बाद पीजीटी जून में है, उसके बाद जुलाई से क्रमबद्ध रूप से क्लासें चलेंगी। जो साथी नए हैं, नेट वाले हैं, बिल्कुल साथ में जुड़े रहें। उनके लिए भी बहुत लाभदायक होने वाले हैं ये सेट। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इतिहास और साहित्य दृष्टि। इतिहास और साहित्य दृष्टि नामक साहित्य इतिहास संबंधी पुस्तक के लेखक हैं नंदुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, मैनेजर पांडे, श्याम नारायण पांडे। आप एक पेन पेपर रखिए, 1 से 125 तक सीरियल डालिए। उसमें मेरे बताने से पहले आप अपना ऑप्शन लिख लें। बी है, सी है, जो भी है आप अपने अनुसार लिखें। उसके बाद जब मैं बता दूं तो उसमें आप टिक करें कि आपका सही हुआ या गलत हुआ। यदि आपने बी लगाया था तो आप ऐसे, सी लगाया था तो ऐसे। बाद में काउंट करें और बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। यदि आपके 100+ हैं तो बिल्कुल आप सही दिशा में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैनेजर पांडे का ये ग्रंथ है, इतिहास और साहित्य दृष्टि। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि की भाषा को विश्वनाथ त्रिपाठी ने संक्रांतिकालीन भाषा कहा है? निम्नलिखित में से किस कवि की भाषा को विश्वनाथ त्रिपाठी ने संक्रांतिकालीन भाषा कहा है? अब्दुल रहमान, मुनीराम सिंह, पुष्पदंत, मेरुतंग। तो अब्दुल रहमान ने विश्वनाथ त्रिपाठी की भाषा को संक्रांतिकालीन कहा है। तीसरा प्रश्न है, किस विद्वान ने भक्ति काल को लोक जागरण की संज्ञा दी है? किस विद्वान ने, भक्ति काल की बात हो रही है, संपूर्ण साहित्य पर आधारित है तो हर टॉपिक से बिल्कुल प्रश्न जैसे पूछे जाते हैं उसी प्रकार से प्रश्नावली रहेगी। तो भक्ति काल को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी है? तो आपको पता होना चाहिए, मिश्र बंधुओं ने माध्यमिक काल कहा है। आधुनिक काल पर 2 पेपर हो चुके हैं, बहुत जल्द सभी करवाए जाएंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा है। रामविलास शर्मा ने लोक जागरण की संज्ञा दी है, केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा है, रामविलास शर्मा ने। बहुत थोड़ा सा अंतर है, रामविलास शर्मा ने काल लगा दिया है और द्विवेदी जी ने काल नहीं लगाया है, केवल लोक जागरण कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने शायद नहीं दिया या उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण की संज्ञा दी है। कबीर की भाषा के संबंध में निम्नलिखित में असंगत युग्म का चयन कीजिए। कबीर की भाषा के संबंध में निम्नलिखित में असंगत युग्म का चयन करें। सधुकड़ी भाषा गोविंद त्रिगुणायत और रामचंद्र शुक्ल दोनों ने किया है। संत भाषा श्याम सुंदर दास ने नहीं, बच्चन सिंह ने कहा है। बच्चन सिंह ने संत भाषा कहा है, यही असंगत है। ब्रज भाषा सुनीत कुमार चटर्जी ने कहा है। बनारस की भाषा उदय नारायण तिवारी ने कहा है। निम्नलिखित आचार्यों में से किसने भ्रमर गीत को दुखांत काव्य कहा है? निम्नलिखित आचार्यों में से किसने भ्रमर गीत को दुखांत काव्य कहा है? तो इनमें से सभी ने दुखांत काव्य कहा है। भ्रमर गीत को मैनेजर पांडे, नंदुलारे वाजपेयी, विजयेंद्र स्नातक, इनमें से सभी ने भ्रमर गीत को दुखांत काव्य कहा है। छठा प्रश्न है, नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 ईस्वी के बाद के भारतीय समाज की राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा जा सकता है।
यह प्रसिद्ध कथन किस विचारक का है? नागार्जुन काफ़ी अक्खड़ स्वभाव के थे, सीधे सीधे लिखते थे। नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 ईस्वी के बाद के भारतीय समाज की राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा जा सकता है। यह प्रसिद्ध कथन किस विचारक का है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, मैनेजर पांडे या बच्चन सिंह? सही विकल्प है मैनेजर पांडे ने ये बात कही है। कथनों को आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लें और अपने कॉपी में लिख सकते हैं। निम्नलिखित काव्य आंदोलनों और उनके प्रवर्तकों के संबंध में सही विकल्प नहीं है। निम्नलिखित काव्य आंदोलनों और उनके प्रवर्तकों के संबंध में सही विकल्प नहीं है। आ कविता जगदीश गुप्त, सहज कविता डॉक्टर रविंद्र भ्रमर, बीट कविता राजकमल चौधरी, युयोत्सवादी कविता सलभ श्री राम। युयुत्स मतलब क्या होता है? युद्ध की इच्छा रखने वाला। श्री राम क्या थे? युद्ध करते रहते थे। क्यों करते रहते थे? जन कल्याण के लिए। तो युयुत्सवादी कविता सलभ श्री राम आप ऐसे याद रख सकते हैं। सहज, सहज मतलब भ्रमर, जो भंवरा होता है बहुत ही सहज होता है, कहीं भी उड़ जाता है। आ कविता जगदीश गुप्त नहीं, जगदीश चतुर्वेदी है। यही सही नहीं है। आ कविता के प्रवर्तक हैं जगदीश चतुर्वेदी। 8वां प्रश्न है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? श्याम सुंदर दास, बाबू राम सक्सेना, देवेंद्र नाथ शर्मा, कामता प्रसाद गुरु। तो समष्टि की बात आए तो सक्सेना, समष्टि रूप से बाबूराम सक्सेना। जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो वह ध्वनि कहलाती है संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, अक्षर ध्वनि। तो उन्हें जब परस्पर संयुक्त हो जाती हैं तो उन्हें संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? गलत पूछा गया है। तो केंद्रीयकरण नहीं, केंद्रीकरण होता है और यही अशुद्ध है। बाकी प्रदर्शनी भी सही है। कोमलांगी, कोमल अंगों वाली, हिरण्यकशिपु, कशिपु, ये सही है। ध्यान रहे हिरण्यकशिपु खूब पूछा जाता है क्योंकि जो वहाँ चलाया टीवी में तो हिरण्यकश्यप कहा जाता है, तो इससे कई बार प्रश्न गलत हो जाता है। हिरण्यकशिपु सही है, कश्यप गलत है। और केंद्रीयकरण नहीं होता, केंद्रीकरण होता है। आगे चलते हैं। कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है? कौन सा वाक्य कर्मवाच्य पूछा गया है? वाच्य किसी दिन बहुत सारे प्रश्न लेके आएंगे। उत्पादन बढ़ने पर बोनस दिया जाएगा। रावण राम के द्वारा मारा गया। मोहन से पढ़ा नहीं जाता। जब ऐसे शब्द हों तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। यह काम मुझसे नहीं होगा, कर्मवाच्य का उदाहरण यही नहीं है, बाकी सभी कर्मवाच्य हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है? कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है? मेज, तंबाकू, अलमारी, मौसम। मौसम अरबी भाषा का शब्द है। कुछ ही शब्द हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। बाकी मेज, तंबाकू, अलमारी ये सभी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तो आप पुर्तगाली, अरबी, फारसी, तुर्की ये सब लिस्ट बना लीजिए और उसमें कुछ शब्दों को आप लिख सकते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य है? कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य है? वह आदमी जो कल आया था वह
आज भी आया है। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। इसके कारण ये होता है और यही क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प बताना है। नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे स्वाति नक्षत्र, बहुत सारे नक्षत्र हैं, तो ज़्यादातर स्त्रीलिंग ही होते हैं। बनिए की दुकान पर मिलने वाली चीज़ें प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। धनिया, मिर्ची और काली मिर्च ज़्यादातर स्त्रीलिंग होती हैं। आकारांत संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे किसी के नाम में ज़्यादातर बड़ा आने वाले जो शब्द होते हैं, करुणा, दया, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अनुस्वारांत संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती हैं। जिन शब्दों के अंत में अनुस्वार आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पार्वती का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द पार्वती का पर्यायवाची नहीं है? मयनसुता, हेमवती, शैलसुता, याज्ञसेनी। याज्ञसेनी द्रौपदी का पर्याय है। द्रौपदी अग्नि से जन्मी महिला, उसका पर्याय है। याज्ञसेनी का अर्थ है अग्नि से जन्मी या यज्ञ से जन्मी, ऐसा कुछ है। द्रौपदी का पर्यायवाची भी है। मान लीजिए याद आए कि द्रौपदी का पर्यायवाची कौन सा है, तो याज्ञसेनी। किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थभेद नहीं है? किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थभेद नहीं है? दूर्वा, दूब, दरभा, कुश, घास। दूब को दूर्वा, दरभा कुश घास। दारू शराब, दारू लकड़ी। देव देवता, देव भाग्य, दिन दिवस, दीन गरीब। देव भाग्य है, देव देव देवता है, तो ये अपोजिट हो गया है, यही मिसमैच है। इनमें से कौन सा शब्द कंज का अनेकार्थी नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द कंज का अनेकार्थी नहीं है? कमल है, बाल है, अमृत है, परंतु समय नहीं है। भौरा, कोयल, सखी। भौरा, कोयल, सखी आदि किस शब्द के अनेकार्थी हैं? जलज, अली, सीप, कली। तो अली के ये सब अनेकार्थी शब्द हैं। याद करने वाली चीज़ें हैं ज़्यादातर, और जहाँ पर ज़्यादा व्याख्या नहीं है तो वहाँ हम तुरंत आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको होम पेज पर मिल जाएगा, लिंक वाले सेक्शन में। पक्षी, विमान, बादल, सूर्य। पक्षी, विमान, बादल, सूर्य आदि किसके अनेकार्थी हैं? तो ये सब विहंग के हैं। पर्यायवाची अनेकार्थी जो भी हैं विहंग के हैं। पक्षी, विमान, बादल, सूर्य विहंग के अनेकार्थी शब्द हैं। लक्षणा शब्द शक्ति तब होती है। लक्षणा शब्द शक्ति तब होती है शब्द के मुख्य अर्थ लेने में बाधा पड़े, शब्द के मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाए, अन्य अर्थ को ग्रहण करने के पीछे कोई उद्देश्य या प्रयोजन हो। उद्देश्य या प्रयोजन, तो रूढ़ि लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। ये प्रश्न अभी काव्य शास्त्र वाले में कराया गया है। जो साथी काव्य शास्त्र नहीं पढ़े हैं एक बार अवश्य पढ़ें। 2 पेपर आपको कराए जा चुके हैं, 200 प्रश्न, 400 भी बाकी हैं। 2-4 दिन में सभी हो जाएंगे। काव्य शास्त्र से आपको 3 से 5 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो एक बार काव्य शास्त्र हमारे साथ जरूर पढ़ें। कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, एक कमेंट करिएगा कैसा आपको ये प्रश्नों का संकलन कैसा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, क्या आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं, ज़रूर बताएं। और टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ें, जहां पर आप पाएंगे कि आप कोई भी समस्या जैसे है साहित्य से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास किया जाता है। 21वां प्रश्न है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान है।
अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा नहीं नासिका है। नाक से हवा निकलती है, मुंह से तो जो निकलती है नाक से भी निकलती है, तब अनुस्वार का उच्चारण होता है। घड़ी का तत्सम रूप है, घड़ी का तत्सम रूप है घटिका। ये सब तद्भव तत्सम कराए जा चुके हैं। शमश्रु, शमश्रु शब्द का तद्भव क्या होगा? मूछ का है ये। आंसू का अश्रु होता है, आंसू का अश्रु। ससुर का स्वसुर होता है, ससुर का स्वसुर। ये तो ध्यान रहे, ससुर का स्वसुर होता है। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? तत्सम ही पूछ लिया है तो संस्कृत ही होगा और कुछ नहीं। इनमें से कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? वह, आप, तुम, तुम्हारा, परंतु यह मध्यम पुरुष का उदाहरण नहीं है। इन्हें भी कुर्सी चाहिए, इन्हें भी कुर्सी चाहिए, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इन्हें भी कुर्सी चाहिए, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर अन्य पुरुष सर्वनाम है। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ हो, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, यह सर्वनाम है। पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। हमें कन्फर्म तो है नहीं कि कौन छिपा है, तो अनिश्चयवाचक। अच्छा, छिपा है कि नहीं छिपा है ये भी निश्चय नहीं है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के वाक्य होते हैं, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के वाक्य होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अभी व्याकरण वाले टेस्ट पेपर चल रहे हैं, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें अभी डिटेल में करवाई जाएंगी, परेशान ना हो। किस विकल्प में कालवाचक अव्यय नहीं है? किस विकल्प में कालवाचक अव्यय नहीं है? कालवाचक मतलब समय से संबंधित अव्यय नहीं है। उस पर तुरंत, तुरंत मतलब इसमें समय की बात आ गई। आज श्याम स्कूल नहीं आया। इधर मत खेलो, उधर खेलो। इधर समय तो दिया नहीं गया है, स्थान की बात कही गई है। श्याम दिन भर ऊधम मचाता है, तो यहाँ पर केवल सी विकल्प में कालवाचक अव्यय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप के कवि वही हैं 8, कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। और बाकी ये सब नहीं है, केवल सूरदास हैं। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है? ये अष्टछाप वगैरह आपको भक्ति काल में खूब कराया गया है, 700 प्रश्न अब तक हो गए हैं। तो एक बार भक्ति काल में पकड़ बनाइए, 700 प्रश्नों को सॉल्व करिए, अभी 200 बाकी हैं। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बनी 1881 में मिर्जापुर से प्रकाशित हुई थी। प्रेमघन जी के द्वारा आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक हैं प्रेमघन। 1881 में मिर्जापुर से प्रकाशित हुई थी। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? हरिनारायण व्यास, नेमिचंद्र जैन, नरेश मेहता, ये सब हैं, परंतु श्रीकांत वर्मा नहीं है। चारों सप्तकों में से किसी में नहीं है ये। भाग्यवती के लेखक कौन है? भाग्यवती के लेखक कौन है? श्रद्धाराम फिल्लौरी। अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है? नरेश मेहता, मोहन राकेश, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती।
अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। कुटच के लेखक कौन है? कुटज के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटच के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन रचना अमरकांत की है? निम्नलिखित में से कौन रचना अमरकांत की है? तो अमृतसर आ गया भीष्म साहिनी की है। टूटना राजेंद्र यादव की है। परिंदे निर्मल वर्मा की है। परंतु जिंदगी और जोंक अमरकांत की है। टूटना कहानी समय मिले तो एक बार अवश्य पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है। पहल का संपादक कौन है? पहल का संपादक कौन है? राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन, विश्वनाथ तिवारी। पहल के संपादक हैं ज्ञान रंजन। ध्वन्यालोक किसकी कृति है? काव्य शास्त्र में अच्छे से आप जान गए हैं कि ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की कृति है। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक रूप गोस्वामी हैं। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं। अभिव्यक्ति नाम में ही आ गया आधा नाम, अभिनव गुप्त हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे। काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? उदात्त तत्व को सबसे ज्यादा महत्व दिया है लोंजाइनस ने। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी, ये क्रम है और हमें इसी में ये मिल रहा है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। बीच के अगर कुछ भी गायब हो तो आपको ध्यान रखना है, आपको यही क्रम फॉलो करना है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। अगर संस्कृत के डिवीजन कर दिए जाए तो पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत। ध्यान रहे, पहले वेद लिखे गए तब वो लोक में उतरे, धरती में आए। आप ऐसे याद रखें। अगला प्रश्न है, अधर मधुरता कठिनता कुछ। अधर मधुरता कठिनता कुछ, तीक्ष्ण तार त्योर, रस कवित परिपक्वता, जाने रसिक नावर। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? अधर मधुरता कठिनता कुछ, तीक्ष्ण तार त्योर, रस कवित परिपक्वता, जाने रसिक नावर। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? तो आनंदवर्धन ने किया है। 500 प्रश्न 600 प्रश्न है उसमें काव्य शास्त्र वाले में। अभी 200 कराएं तो उसमें अभी तक तो नहीं आया, आगे आने की संभावना है। निम्नलिखित में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? निम्नलिखित में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? तो मुक्त आदमी कब रहेगा? जब स्वच्छंद रहेगा, जो मनाया तो लिखेगा, बंधा हुआ नहीं है। एकांत संगीत किसकी रचना है? एकांत संगीत हरिवंश राय बच्चन की रचना है। एकांत संगीत। दुखनी बाला नाटक के लेखक कौन है? दुखनी बाला नाटक के लेखक राधा कृष्ण दास हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? प्रेम पच्चीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें, सप्त सरोज। प्रेमचंद की ज़्यादातर रचनाओं में प्रेम शब्द आया है और मोहब्बत की राहें अमरकांत का है, बाकी सभी प्रेमचंद के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? तो ये तीनों हैं, परंतु गरीबी हटाओ इनका नहीं है। अगिनखोर, अच्छे आदमी, आदिम रात्रि की महक, ये सभी फणीश्वरनाथ रेणु के हैं। 50वां प्रश्न है, इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? तो बिहारी की कितनी बोली हैं? मग में भोज, मगही, मैथिली, भोजपुरी। अवधी पूर्वी हिंदी में है, छाबब, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली,
भाषा वाले सेक्शन में आप सभी भाषाओं की ट्रिक देख सकते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं, हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्व का अतीत ऐसे करके आपको याद कराया गया था। 52वां प्रश्न है, दोहा या दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? दोहा दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो अपभ्रंश का है। संदेशड़ऊ सविथरऊ हौम कहड़ असमथ भड़ पिय इक्कति बलियईड़ बेबी समाण हत। देखिए अब्दुल रहमान ने संदेश रासक लिखा है और संदेशड़ऊ आया है तो आप उससे मैच कर सकते हैं, बाकी आप पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो संदेशड़ऊ सविथरऊ हऊ कहड़ असमत, ये पंक्तियाँ अब्दुल रहमान लगाना है आपको। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाने, कंचन माटी जाने। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो दुख में दुख नहीं मानता है, सुख प्रेम भय से परे रहता है और सोने मिट्टी को समान समझता है। कंचन माटी जाने, सोने को मिट्टी के समान जानता है, समझता है, वह भौतिक सुख दुख से ऊपर उठकर आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर लेता है। कहीं ना कहीं सभी लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने, चाहे जो हो, उन्होंने एक ही बात बताई है घूम फिरा कर। ये पंक्तियाँ हैं गुरु नानक जी की। अगला प्रश्न है, पंक्तियाँ पूछी गई थी कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं? जो नर दुख में दुख नहीं माने, और आगे क्या था? सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। तो ये इन पंक्तियों के रचनाकार हैं गुरु नानक। निम्नलिखित में से कौन हनुम चरित्र का रचयिता है? हनुम चरित्र का रचयिता है रायमल्ल पांडे। ललित ललाम मतीराम, ललित ललाम मतीराम आदिकाल में खूब पढ़ाया मैंने, हर प्रश्न में बताया। निम्नलिखित में से किसने, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र ये तो हैं, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ये भी हैं, बालकृष्ण भट्ट ये भी हैं, परंतु राजा लक्ष्मण सिंह ये नहीं है भारतेंदु मंडल के। भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, लाला श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त। काफ़ी लोग थे भारतेंदु मंडल में, मेन आप याद रखें इन्हीं सबको। रसकलश किसकी रचना है? रसकलश किसकी रचना है? श्रीधर। 58वां प्रश्न है, रसकलश किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत की है। तुम नीके दुहि जानत गैया, तुम नीके दुहि जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन, लागो तुहारे पैया। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सूरदास नहीं है, कुंभन दास है। तो ऐसी ही पंक्तियाँ पूछी जाती हैं ताकि आप कंफ्यूज हो। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पत्थर कटवा, पत्थर कटवा रचना किसकी है? लक्ष्मण गायकवाड़ की है। लक्ष्मण गायकवाड़ की है। हिंदू बहुजन, हिंदू बहुजन शरद कुमार लिम्बाले, शरद कुमार लिम्बाले। यादों के पहाड़ जगदीश चंद्र। पहला खत डॉक्टर धर्मवीर। इसका सही उत्तर है लक्ष्मण गायकवाड़ 5वें में है, तो 5वां सबसे पहले होना चाहिए। एक ही विकल्प है 5 4 3 2। आदिवासी विकास से विस्थापन की रचना किसकी है? आदिवासी विकास से विस्थापन किसकी रचना है? हरिराम मीणा, हरिहर वैष्णव, रमणिका गुप्ता, शरद सिंह। रमणिका गुप्ता की रचना है ये। आदिवासी विकास से विस्थापन, आदिवासी विकास से विस्थापन, रमणिका गुप्ता। आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार, आदिवासियों का संसार पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है?
मैत्रेयी पुष्पा, रमणिका गुप्ता, भारती मीणा, शरद सिंह। आदिवासियों का संसार पुस्तक के लेखक कौन है? शरद सिंह। कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे किस विधा की रचना है? विधा पूछी जाती है तो ये आत्मकथा विधा की है और मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है ये कस्तूरी कुंडल बसे। 64वां प्रश्न है, हक गढ़ती औरत स्त्री विमर्श विषयक कृति किसकी है? हक गढ़ती औरत स्त्री विमर्श कृति किसकी रचना है? कमला सिंधवी, चंद्र किरण सोनरिक्शा, सीमा दीक्षित, अंजू दुआ, जैमिनी। हक गढ़ती औरत स्त्री विमर्श विषयक कृति अंजू दुआ जैमिनी की है। आदमी की निगाह में औरत इनमें से किसकी रचना है? जिनकी टूट न थी, राजेंद्र यादव की रचना है। कुमुद शर्मा की रचना कौन है? कुमुद शर्मा की रचना कौन है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, आधी दुनिया का सच। यही है कुमुद शर्मा की रचना, आधी दुनिया का सच। वन तुलसी की गंध संस्मरण कृति की संपादक कौन है? वन तुलसी की गंध का संस्मरण कृति का संपादक कौन है? भारत यायावर है। संपादक पूछा गया है तो भारत यायावर। शुक्र तारे के समान रेखा चित्र के लेखक हैं। शुक्र तारे के समान रेखा चित्र के लेखक हैं। इतना बड़ा नाम है, रेखा चित्र देख के महादेवी वर्मा नहीं मानना है। स्वामी आनंद की रचना है शुक्र तारे के समान। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा पर आधारित रिपोर्टा शैली में लिखा गया लेख है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा पर आधारित रिपोर्टा शैली में लिखा गया लेख है। युद्ध यात्रा, जुलूस रुका है, दिए जल उठे चेतना के बिंब, तो दिए जल उठे रेणु द्वारा लिखा गया, जो कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा पर आधारित रिपोर्टाज शैली में लिखा गया लेख है। कुत्ते की आवाज किस विधा की रचना है? तो ये रिपोर्टाज है रेणु की। रेणु का रिपोर्टाज है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित महिला आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। महिला आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है तो कस्तूरी कुंडल बसे अभी आया था, मैत्रेयी पुष्पा का करीब से जोहरा सहगल की है आत्मकथा। जोहरा सहगल आप जानते होंगे, प्रीति जिंटा की वो दादी बनी रहती हैं वीर जारा फिल्म में। जोहरा सहगल वही हैं जो शुरुआत में उनकी मृत्यु हो जाती है, अपनी मौत से मरती हैं फिल्म में। तो उन्हीं की अस्थियां बहाने जब प्रीति जिंटा भारत आती हैं, वहीं से कहानी शुरू होती है। वही है जोहरा सहगल। उनकी आत्मकथा है करीब से, जहाँ से उजास ओम प्रकाश वाल्मीकि, आप हुदरी रमणिका गुप्ता का है। हाथ से आप हुदरी ये सब रमणिका गुप्ता की हैं। तो यही सीरियल है कस्तूरी कुंडल बसे, करीब से, जहाँ से उजास, आप हुदरी। 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचना, यहाँ पर रेखा चित्र आत्मकथा सभी हैं। माटी की मूर्तें किसकी हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी की हैं। 6ठी क्लास 7वीं से पढ़ रहे हैं हम लोग। मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा, ये भी बचपन से पढ़ रहे हैं। बचे हरिश्चंद्र शिवनंदन सहाय की है। 3 हो गया, फिर 4 हो गया। तीन हो गया, फिर 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया।
निम्नलिखित कृतियों को उनके विधा रूपों के साथ सुमेलित करना है। एक कंठ विस्पाई, एक कंठ विस्पाई क्या है? गीति नाट्य है, दुष्यंत कुमार का। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान का है क्या ये? आत्मकथा है। एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली अज्ञे का यात्रा वृत्तांत है, अज्ञे जी का। उत्तर योगी श्री अरविंद, उत्तर योगी श्री अरविंद जीवनी है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की। सही विकल्प क्या है यहाँ पे? पहला तीसरा है, फिर चौथा है, फिर दूसरा है, फिर पहला है। चौहत्तरवां प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। वन तुलसी की गंध, वन तुलसी की गंध अभी आया था, जिसमें संपादक बताया गया था भारत यायावर, परंतु रचनाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। वन तुलसी की गंध। स्मृति के दीप जलाए, स्मृति के दीप जलाए रामनाथ सुमन। भावों की तीर्थ यात्रा, भावों की तीर्थ यात्रा क्या है? संस्मरण है। वे दिन वे लोग, वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय। वन तुलसी की गंध फणीश्वरनाथ रेणु हो ही गया है। तो 3 4 2 1। 75वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आलोचनात्मक ग्रंथ डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक ग्रंथ डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? विचार और विवेचन, विचार और विश्लेषण, विचार अनुभूति, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र, जिसे काव्य शास्त्र के लिए पढ़ा भी जाता है। बहुत से साथी हमारे पढ़ते होंगे। तो हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास लिखा है डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसका है? वहां से लेके इधर आ गया है, तो इसको लिखना ही पड़ेगा। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह। शिवदान सिंह चौहान। फिर उसके बाद क्या है? कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार, ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। मुक्तिबोध की है। अगला है अधूरे साक्षात्कार, अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद जैन। दलित साहित्य की अवधारणा, दलित साहित्य की अवधारणा कमल भारती, कमल भारती। 5 4 3 2 सही है। आप लोग मैच कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं। अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा, अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा, सौंदर्य जिज्ञासा गलत नहीं लिख गया है, घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल शंकराचार्य का है। तो ये सोचकर राहुल शंकराचार्य ढूंढना नहीं है। अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा रमेश कुंतल मेघ का है। कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा कमल किशोर गोयन का नहीं, प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है। प्रकाश चंद्र गुप्त। बाकी नई कविता और अस्तित्ववाद रामविलास शर्मा, यही असंगत है, बाकी सभी संगत हैं। विचारधारा और साहित्य अमृत राय। उपन्यास का पुनर्जन्म परमानंद श्रीवास्तव। यहाँ अकेली क्या कर रही हो, यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका, यह कथन किस पात्र का है? तो लतिका बात आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि छोटी छोटी कहानियाँ अगर आप पढ़ें जो सिलेबस में है हमारे, तो
उससे आप निकाल लेंगे कि ये किस कहानी की पात्र है, और अगर कहानी पढ़े हैं तो बिल्कुल याद रहेगी। डॉक्टर मुखर्जी परिंदे कहानी में जो निर्मल वर्मा की है उसमें कहते हैं, यहाँ क्या कर रही हो यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका। 80 नंबर पे आ गए हैं। निर्मल वर्मा की कला दृष्टि अस्तित्ववाद के ह्रासशील घटकों से निर्मित दृष्टि है, जिसमें कलावाद की चौक की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। यह कथन किस आलोचक का है? निर्मल वर्मा की कला दृष्टि अस्तित्ववाद के ह्रासशील घटकों से निर्मित दृष्टि है, जिसमें कलावाद की चौक की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। यह कथन किस आलोचक का है? देवी शंकर अवस्थी, मधुरेश, निर्मल वर्मा, नामवर सिंह। ये मधुरेश का कथन है। 81। निर्मल की कहानियों मतलब निर्मल वर्मा की कहानियों की यह दुनिया हमें निश्चय ही अपने जाने पहचाने भारतीय सामाजिक परिवेश का एहसास नहीं जगाती। गांव या शहर के उस आदमी का साक्षात्कार नहीं होता जिसे हम अपने भीतर रोज जी रहे हैं। निर्मल की कहानियों की यह दुनिया हमें निश्चय ही अपने जाने पहचाने भारतीय सामाजिक परिवेश का एहसास नहीं जगाती। गांव या शहर के उस आदमी का साक्षात्कार नहीं होता जिसे हम अपने भीतर रोज जी रहे हैं। ये कथन है रामदरस मिश्र जी का। अगला प्रश्न है, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, आकाशदीप, पुरस्कार। तो ये पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी के पात्र हैं। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। भाग्यरेखा, वांगचू, निशाचर ये सभी भीष्म साहनी के हैं, परंतु काठ का सपना मुक्तिबोध का है। आधुनिक नारी अब पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपरोक्त कथन किसका है? तो यह कथन है कमलेश्वर का। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपरोक्त कथन किसका है? कमलेश्वर का है। निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी पत्नी की विषय वस्तु बनाया गया है? निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी पत्नी की विषय वस्तु बनाया गया है? तो वह जैनेन्द्र कुमार की कहानी है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। ये कहानी नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली ये सभी जैनेन्द्र की ही हैं। दृष्टिकोण सुभद्रा कुमारी चौहान की है। बाकी ये तीनों जैनेन्द्र की हैं। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? लहना, पंडित बुद्धिराम, अमीना, सुनंदा। तो लहना आपको याद होगा, लहना सिंह, बोधा सिंह ये सब उसमें थे। उसने कहा था जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी थी, तो ये तो उसका है। अमीना ईदगाह की है। पंडित बुद्धिराम ये बूढ़ी काकी के हैं। सुनंदा उसके क्या कहते हैं जैनेन्द्र की पत्नी कहानी के पात्र हैं। सुनंदा जैनेन्द्र की कहानी है, पत्नी जिसकी ये पात्र हैं सुनंदा। तो अमीना और पंडित बुद्धिराम प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं, जिसमें ये बूढ़ी काकी और अमीना ईदगाह कहानी की हैं। अमीना तो दादी हैं हामिद की, सभी पढ़े होंगे। बी और सी सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध की है।
इंसान के खंडहर मोहन राकेश, परिंदे निर्मल वर्मा, पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश। ये पीली छतरी वाली लड़की सन 2001 में आई थी, उदय प्रकाश की कहानी है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, राजा निर्बंसिया, परिंदे। तो एक टोकरी भर मिट्टी किसकी है? माधवराव सप्रे की है। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर, ये परिंदे निर्मल वर्मा। तो ये यही सीरियल है, पहली कहानी भी ये मानी जाती है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट, डायन। शरणार्थी आगे की है, परिंदे निर्मल वर्मा, कामरेड का कोट संजय, संजय नहीं संजय, डायन है भीष्म सैनिक की। यही अनुक्रम सही है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनकी घटना अवधि से सुमेलित कीजिए। घटना अवधि के आधार पर भी अब प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एक नया तरीका है, अभी 2-3 वर्षों में ही प्रचलित हुआ है, पहले ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। तो छांट के निकाले गए ये चारों। कौन कितनी समय की घटनाएं हैं? शहर में घूमता आईना, शहर में घूमता आईना। तो शहर में लोग कब तक घूमेंगे? एक दिन घूमेंगे। सामर्थ्य और सीमा, एक सप्ताह। सामर्थ्य सीमा कब तक रहेगी? एक सप्ताह तक रहेगी। 12 घंटे तो 12 घंटे का ही होगा। चांदनी का खंडहर, चांदनी कब तक रहती है किसी चीज में? 24 घंटे रहती है। 4, 3, 2, 1 सही है, पहला ही विकल्प सही है। 4, 3, 2, 1। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, रचनाकार नहीं पूछे जाएंगे, ये समय के हिसाब से पूछा जाएगा कि कौन कितने समय में लिखा, मतलब कितने घंटे की कहानी है। 12 घंटे की है, कोई 24 घंटे की है, कोई एक सप्ताह की है, तो केवल एक दिन की है। इसी तरह प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनकी शैली के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित उपन्यासों को उनकी शैली के साथ सुमेलित कीजिए। एक चूहे की मौत, एक चूहे की मौत, ये प्रतीक शैली में लिखा गया है। इंद्र सुने, फंतासी शैली, फंतासी का अर्थ होता है अतिकल्पना। राग दरबारी, राग दरबारी व्यंग्यात्मक शैली। डूबते मस्तूल, सांकेतिकता का हल्का स्पर्श। यही सीरियल सही है और इनका जो उनकी शैली है ये पूछी जाती है। आगे चलते हैं। महानगरी बाढ़ और गांवों की बाढ़ में अंतर स्पष्ट करने वाले उपन्यास हैं। महानगरी बाढ़ और गांवों की बाढ़ में अंतर स्पष्ट करने वाले उपन्यास हैं। आकाश की छत, अमृत और विष, खंदील और कुहासे, जल तरंग। तो ये जो जल तरंग है ये संतोष चौबे का है, संतोष चौबे का है। इसमें संगीत से संबंधित है। ये जल तरंग नाम भले है लेकिन संगीत से संबंधित है। तो केवल यही नहीं है, बाकी अमृत और विष अमृतलाल नागर का, आकाश की छत रामदरस मिश्र, कंदील और कोहा से राजकुमार राकेश, ये सभी गांव, महानगरी बाढ़ और गांव की बाढ़ से संबंधित हैं। इनमें अंतर स्पष्ट करते हैं। A, B, C सही है। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी में कब्र कहबू आपको ध्यान होगा। बचा क्या? बघेली, छावप के अंतर्गत पूर्वी में आएगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में, जिन साथियों को कब्र कहबू नहीं समझ में आया तो भाषा वाले सेक्शन में जाएं, पेपर को पढ़ें और समझें कि कब्र कहबू क्या है, छावप क्या है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा हिंदी संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो ये 343 से 351 तक है।
आर्टिकल नंबर 343 से 351। ज़्यादातर 343 ही पूछा जाता है, लेकिन 348 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा से संबंधित है। इसके लिए बताया गया था कि 348 348 है, लेकिन कोर्ट अगर कह दे 347 नहीं होता, 348 होता है, तो मानना पड़ेगा। इसलिए 348 में उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय से संबंधित भाषा का प्रावधान है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, मैसूर। तो पहले मद्रास, अब चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? सघोष महाप्राण। सघोष का मतलब 3 4 5, मतलब खा नहीं होगा। महाप्राण तो है परंतु अघोष है। चा छा जा ये हो सकता है, ये तो अल्पप्राण है, ये भी नहीं होगा। टा ठा महाप्राण तो है परंतु अघोष है। बचा क्या? महाप्राण सघोष। निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है? पश्च स्वर की ट्रिक उम्मीद भर वर्णमाला वाले में बताई गई होगी। तो अग्रे, अग्री, अम, आप। तो अम ये मध्य है, आप ये पश्च है, अग्रे ए ऐ ये आगे से हैं, जीभ के अगले सिरे से। अग्री छोटी बड़ी ये दोनों आगे से हैं। आ छोटा आ मध्य से है, आप बड़ा आ पश्च से है। अग्रे, अग्री, अम, आप याद रखें, बिल्कुल बहुत काम आने वाला है। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले शिव सिंह सेंगर ने लिखा था 1883 ईस्वी में। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? वही हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से आंचलिक उपन्यासकार नहीं है। निम्नलिखित में से आंचलिक उपन्यासकार नहीं है। श्रीलाल शुक्ल, शैलेश मटियानी, रामदरस मिश्र, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। सिर्फ ये नहीं है, बाकी सभी हैं आंचलिक उपन्यासकार। श्रीलाल शुक्ल हैं, शैलेश मटियानी हैं, रामदरस मिश्र हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार ने अपने उपन्यासों को गप बाइस्कोप की संज्ञा दी है? तो इन्होंने अपने ही उपन्यासों को गप बाइस्कोप की संज्ञा दी है, मनोहर श्याम जोशी ने। एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद मिश्र। देखिए, जब एक ही तरह के दो नाम हो तो नीचे के दोनों नाम काट दिया करें और ध्यान करें कि कौन सा सही है। तो एही ठैया झुलनी हैरानी हो राम, शिव प्रसाद मिश्र। गोदान में अगर आज़ादी के पहले के भारत, गरीब और अमीर, किसान और जमींदार के परस्पर संबंधों का यथार्थ चित्र पेश किया गया है, तो मैला आंचल में आज़ादी के बाद का यह कथन मैला आंचल के संबंध में किस विद्वान का है? नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर अशोक कुमार आलोक, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा। तो ये कथन है शिवदान सिंह चौहान का। सी विकल्प यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी में कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार के उपन्यास व कथा को लिख सकता था, ऐसी कल्पना करना कठिन है। जयशंकर प्रसाद के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन है डॉक्टर देवराज सिंह का। बिल्कुल आप ऐसे ही याद रखें इसको, कुछ कीवर्ड बनाइए। दूसरा व्यक्ति, जैसे दूसरा देवराज सिंह, दूसरा देवराज सिंह, दूसरा व्यक्ति जिसमें आ जाए जयशंकर प्रसाद संबंधित कथन में, तो देवराज सिंह आपको लगाना है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द, ये तो खूब आया अभी तक। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द, इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। ब्राह्मण से मुसलमान हो गए थे शेख रंगरेजिन के चक्कर में आलम। जहान नामक पुत्र हुआ था, एक दो बार पूछा गया था कि इनका जो पुत्र था उसका क्या नाम था, तो जहान। इनका 106, इनका सा अर्थसौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। इनका सा अर्थसौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है।
रीतिकाल में कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उक्त मत किस कवि के विषय में है? बिहारी, मतीराम, भूषण, देव। बहुत सारी रचनाएं की हैं इन्होंने। आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? आचार्य शुक्ल के अनुसार पूछा जाए तो परीक्षा गुरु है। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस संपादित रचना के संदर्भ में है? तो ये बिहारी रत्नाकर के बारे में कहा गया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का ग्रंथ है बिहारी रत्नाकर। क्या कहा गया है? जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का कोई और ग्रंथ नहीं हुआ। शुक्ल का उक्त कथन किस संपादित रचना के संबंध में है? बिहारी रत्नाकर की। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? बहुताया, पदावली, मैथिली, लीली, खूब मैंने बताया। अब तक तो आपको भी याद हो गया होगा। 110वां प्रश्न है, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह स्थापना किसकी है? आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों को परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह स्थापना है रामचंद्र शुक्ल की। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रीत और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवित्व नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस रीतकालीन कवि के विषय में है? तो वह घनानंद के बारे में है। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत का उसके पीछे कुछ पोथियों में चलती रही। उपर्युक्त कथन किसका है? शुक्ल जी का है। ज़्यादातर बहुत लंबे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं जिनमें लंबे कथन हो, परंतु कोई बड़ी बात नहीं, ये भी पूछा जा सकता है। नेट में पूछा गया है ये। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत का उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपर्युक्त कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। 113वां प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली और रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से जानना चाहिए। तो अगर कथन ना भी याद हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि चिंतामणि से कौन मानता है? शुक्ल जी मानते हैं। बाकी सभी केशवदास से, कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना क्या मानी है? तो गद्य का आविर्भाव माना है। किस कवि का यश उनकी रचनाओं के परिणाम नहीं, यहाँ परिमाण होना चाहिए, के हिसाब से नहीं होता। किसी कवि का यश उनकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के बारे में है? तो वह बिहारी के बारे में, जो उन्होंने बिहारी सतसई लिखी। 116वां प्रश्न, उनकी विरहताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली, बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? जयसी, बिहारी, सूरदास, घनानंद। क्या था? उनकी विरहताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली,
बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन बिहारी लाल के बारे में है। 117 नंबर, शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में है। शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। दुख में क्या होता है, हमें डर लगता है। आनंद वर्ग में क्या आनंद होगा तो क्या होगा, उत्साह होगा। यह उत्साह में आनंद मिलता है। ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं सेनापति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतकाल का प्रथम आचार्य किसे मानते हैं? अभी ही बताया गया, चिंतामणि से मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ का एक बहुत ही प्रचलित पाठ्यक्रम रहा है। यह कथन किस कवि से संबंधित है? हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ का एक बहुत ही प्रचलित पाठ्यक्रम रहा है। यह कथन किस कवि से संबंधित है? तो यह जसवंत सिंह से संबंधित है। सी विकल्प सही है। 122वां प्रश्न, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये विद्यापति से संबंधित कथन कहा गया था। बी विकल्प सही है। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव का हृदय सामंजस्य कुछ भी न था। तो कठिन काव्य का प्रेत कहा है, तो केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ नहीं था। एक बार कठिन काव्य का प्रेत कह लिया, फिर भी पेट नहीं भरा, फिर कहा कि हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। शुक्ल जी ही हैं। तो अगर कथन नहीं भी पता है तो थोड़ा सा इर्द गिर्द आप दिमाग चलाएंगे तो पता चल जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की व्यवहारिक आलोचना का आदर्श रूप उनकी किस पुस्तक में मिलता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की व्यवहारिक आलोचना का आदर्श रूप उनकी किस पुस्तक में मिलता है? गोस्वामी तुलसीदास में मिलता है। निम्नलिखित में से असगर वजाहत का यात्रा वृत्तांत नहीं है। निम्नलिखित में से असगर वजाहत का यात्रा वृत्तांत नहीं है। चलते तो अच्छा था, अतीत का दरवाजा, रास्ते की तलाश में, आज़ादी मेरा ब्रांड। ये किसका है? अनुराधा बेनीवाल का है। अनुराधा बेनीवाल, बाकी सभी असगर वजाहत के हैं। आगे क्या है? प्रैक्टिस पेपर 9 है। ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आवश्यकता अधिक लेकिन मिलना बहुत कम। कल या परसों हम इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए साथियों इतना ही। बने रहें, साथ में जुड़ें, सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो में लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आपको कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या लगे तो तुरंत आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तुरंत उपचार करने का प्रयास किया जाएगा जितनी जल्दी हो सकेगा। तो बहुत जल्द साथियों, प्रतिदिन 100 से 150 200 प्रश्न आ ही रहे हैं। कल उम्मीद भर वो होगा ब्रह्मभाष सीरीज 2.0 में भक्ति काल की दूसरी क्लास होगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। भक्ति काल में दूसरा भाग कराया जाएगा ताकि 2 क्लासों में भक्ति काल समाप्त हो जाए। उसके बाद रीतिकाल, आधुनिक काल सब कराए जाएंगे। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।